गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको आर्टिकल 32 के बारे में बताया था और सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने दी थी। अब हम उसके व्यवहारिक रूप को देखेंगे कि आखिर उसका प्रयोग होता कैसे है। आखिर अगर हम किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा तो जब वो उच्चतम न्यायालय जाएगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, तो क्या प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के द्वारा उनके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेंगे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश। ठीक है, तो बात को ये समझना बच्चों, किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश महोदय बैठे हुए हैं आपकी बात को सुनने के लिए, तुरंत आपके ऊपर क्या होगा, वो आपके जिसने आपका मूल अधिकार का हनन किया, उल्लंघन किया, तो उसके ऊपर फटाक से एक्शन ले लेंगे और तुरंत आपको न्याय दे देंगे। ऐसा तो है नहीं बच्चों। आपको तो पता ही है हमारा सिस्टम कैसे, उच्चतम न्यायालय जाने का मतलब क्या है, बहुत ही खर्चा। ठीक है, वकील करिए, वकील को फीस दीजिए, तमाम झंझटें हैं, फिर तारीख पे तारीख आते रहता है। तो ये सारी प्रक्रिया, अब प्रक्रिया इसी के अंतर्गत हम समझेंगे आखिर पहले का सिस्टम था क्या, अब आखिर क्या परिवर्तन आया है। ठीक है, तो प्रक्रिया को समझना मतलब कि व्यवहारिक रूप को समझना भी जरूरी है, क्योंकि किताब में बहुत सारी बातें लिखी होती है, व्यवहार में कुछ अलग होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो देखो जब भी किसी के मूल अधिकार का क्या होगा, हनन उल्लंघन होगा, तो संविधान निर्माताओं ने हमें क्या दिया है, गिफ्ट के रूप में अनुच्छेद 32 दिया है, जहां पर वो इस प्रकार की सामाजिक बीमारियों का इलाज करने के लिए हमें कहाँ भेज रहे हैं, उच्चतम न्यायालय भेज रहे हैं। ठीक है, अब उच्चतम न्यायालय जाएंगे तो उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, हमारी जो हमें फंडामेंटल्स की रक्षा करता है उच्चतम न्यायालय, तो मूल अधिकार की हमारी रक्षा करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो प्रक्रिया बनाया होगा ना। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलूंगी बच्चों कि आप क्या करो, इस घर को, इस रूम को सजा दो। ठीक है, आप अपने कमरे को सजाओ, तो आप अपने कमरे को आपके कमरे के सजाने की जिम्मेदारी मैंने आपको दे रखी है, तो आप डिसाइड करोगे ना कि किस प्रकार हम सजाएं कि मेरा कमरा क्या लगे, सुंदर लगे। तो आप खुद से उसके बारे में सोचोगे, विचार करोगे, खुद के सोचोगे कि कैसे पर्दे लगाए, कैसे हम फ्लावर पॉट रखें, कहाँ पे टेबल क्लॉथ कैसा लगाए। ठीक है, टेबल कहाँ पे होना चाहिए, चेयर कहाँ पे होना चाहिए, तो हर चीज़ के बारे में आप खुद डिसाइड करोगे। उसी प्रकार जब फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए संविधान निर्माताओं ने उच्चतम न्यायालय को ये जिम्मेदारी दी है, तब उच्चतम न्यायालय को एक ये बात भी कह दिया अनुच्छेद 145 के अंतर्गत कि यह शक्ति भी दी गई है कि उच्चतम न्यायालय अपने कार्य के लिए नियमों का निर्माण करें। मतलब कि उन्होंने ये तो दे दिया जिम्मेदारी कि आप मूल अधिकार की रक्षा आप करोगे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को दिया है, साथ में उन्होंने अनुच्छेद 145 के अंतर्गत ये बात भी बोल दी कि देख लो आप इसका रक्षा भी करोगे, साथ में हम आपको ये शक्ति भी दे रहे हैं कि आप क्या करो। उच्चतम न्यायालय को क्या बोल रहे हैं कि अपने कार्य के लिए नियमों का निर्माण आप खुद ही करिए। ठीक है, तब अब उच्चतम न्यायालय जो नियम का निर्माण करेगा मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए, वो नियम है बच्चों वादी प्रतिवादी प्रक्रिया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने एक प्रक्रिया बनाई, क्या उसका नाम था, वादी प्रतिवादी प्रक्रिया। तो ये परंपरागत प्रक्रिया थी, ब्रिटेन के सिस्टम से इसको लिया गया था। ठीक है, अब वादी क्या हुआ और प्रतिवादी क्या हुआ, इसको समझ लेते हैं। तो देखो, जिसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है, मतलब जिसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, वो है वादी, और प्रतिवादी जिसने उल्लंघन किया। समझो ए और बी दो व्यक्ति है। ठीक है, बी ने ए को गाली दी, गलत शब्द बोले, तो बी ने दिया ए को गाली, तो ए क्या हो गया, ए हो गया वादी, क्योंकि बी ने क्या किया, उसके गरिमा में जीवन पर क्या किया, ये गरिमा में जीवन का हस्तक्षेप करा। ठीक है, तो अब वादी हो गया ए और बी क्या हो गया, प्रतिवादी, क्योंकि उसने किया था। तो अब देखो वादी और प्रतिवादी प्रक्रिया में आखिर समस्या क्या आ रही थी, और वादी और प्रतिवादी प्रक्रिया आखिर चेंज क्यों किया गया, अब इसको हम समझ लेते हैं। वादी और प्रतिवादी प्रक्रिया में आखिर समस्या क्या आ रही थी, अब उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, वादी प्रतिवादी प्रक्रिया में समस्या ये थी ना बच्चों कि उसमें क्या था कि इस प्रक्रिया में वही व्यक्ति जाएगा जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, मतलब कि वादी ही जाएगा सिर्फ। एग्जाम्पल के लिए तो मैंने अभी बताया था ना कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, अब बी ने क्या किया, ए को गाली दिया, कुछ अपशब्द बोले, तो बी ने ए के गरिमा में जीवन का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। तो अब अगर जाना होगा उच्चतम न्यायालय तो ए ही जाएगा। ठीक है,
ये जाएगा। तो अब समस्या क्या है? समस्या ये है ना कि हो सकता है इसको अपने अधिकार का पता ना हो, मूल अधिकार का। जैसे कि देखो, अभी समाज में भी आप देखो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली दे ही देता है। आप अपने अगल बगल ध्यान दोगे तो ऐसे तो घटनाएं आपने देखी ही होगी। तो उसको थोड़ी पता है कि वो मेरे गरिमा में जीवन का उल्लंघन कर रहा है, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है। हर व्यक्ति को नहीं पता है। और चलो मान लेते हैं कि किसी को पता भी होगा, तो कौन जाएगा भाई? आप बोलो तो एक बार ही कि जाओ जाओ, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, जाइए उच्चतम न्यायालय। वो जाएंगे? नहीं जाएंगे भाई। दिल्ली जाना पड़ेगा, वकील करो, इतने पैसे लगेंगे, फीस लगेंगे, बार बार तारीख पे तारीख आएगा, कौन परेशान होगा? ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि एक चीज़ और याद रखिए, फीस भी कितनी होती है, बहुत महंगी होती है। बड़े बड़े वकील करोगे ना, अच्छे अच्छे वकील, तो लाखों में फीस लेते हैं और एक सुनवाई का। समझ गए ना? तो समस्या तो थी इसमें कि सिर्फ वादी ही जाएगा, और वादी के जाने में भी दो समस्या, या तो वादी को पता ही ना हो जिसके साथ उल्लंघन हो रहा है, उसको पता ही ना हो कि उसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी बात, अधिकार का उल्लंघन हो रहा है ये पता भी है, तो उसके पास क्या है? पैसे नहीं है। ठीक है, इतने पैसे नहीं है कि वो क्या करे, जाकर उच्चतम न्यायालय जाए, दिल्ली जाए, रहे वहां पे तारीख का वेट करे, वकील को फीस दे। तो अब क्या है बच्चों, समस्या तो है ही, क्योंकि यह किताबी भाषा अलग हो गई कि हाँ मेरा अधिकार का उल्लंघन हुआ, हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे। ऐसा तो अभी याद रखिए, ऐसे तो आपको हर जगह ऐसे केस देखने मिलेंगे जहां पे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। कोई व्यक्ति जाता है उच्चतम न्यायालय, नहीं जाता। तो समस्या है यहाँ पर हमें समस्या के साथ समाधान भी तो देखना। आखिर समाधान क्या निकल रहा है फिर इसके लिए? आखिर उच्चतम न्यायालय ने फिर क्या समाधान निकाला? क्योंकि इतनी महंगी फी सब तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना। तो आखिर समाधान क्या हुआ? अब समाधान पे चलते हैं, समस्या को देखते हुए समाधान की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। जीवन में समस्याएं तो आते रहती है, पर हमें हमेशा समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हर समाधान किसी न किसी माध्यम से ही मिलता है, किसी माध्यम के द्वारा ही समाधान हमारे सामने आता है। तो वादी प्रतिवादी प्रक्रिया में जो भी प्रॉब्लम थी वो किस माध्यम से उसको हटाया गया, उसका समाधान किस माध्यम से हुआ, तो पहले हम उसको देखते हैं। तो देखो, उच्चतम न्यायालय नया विकल्प लेके आने वाला था, ठीक है, पर आखिर क्यों लाने वाला था, रीज़न क्या था, तो उस माध्यम को समझते हैं। तो दौर था 1979 का, ठीक है। अब क्या होने वाला था? प्रक्रिया में परिवर्तन होने वाला था। वादी प्रतिवादी प्रक्रिया में परिवर्तन होने वाला था। पर परिवर्तन क्या यूं ही हो जाता है? नहीं, कुछ तो रीज़न होगा कि परिवर्तन लाया गया। तो बात को ये समझना है कि कपिला हिंगोरानी एक प्रसिद्ध वकील थी, ठीक है। अब पीएन भगवती और बीआर कृष्ण अय्यर थे न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के, ठीक है। पीएन भगवती, बीआर कृष्ण अय्यर और कपिला हिंगोरानी कौन थी? प्रसिद्ध वकील थी। तो बच्चों बात को ये समझना है कि अब हम जाने वाले हैं एक फेमस केस में, हुसैन आरा खातूनवाद में, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर दो। हुसैन आरा खातूनवाद 1979 पटना जेल में ये बंद थी, ठीक है ना बच्चों। नाम याद रखना और सब कुछ नोट भी कर लेना। तो अब बात को ये समझना है कि पटना जेल में बंद थी, 1979 का ये दौर है। ये 10 सालों से जेल में बंद थी। इनके ऊपर अपराध लगा था हत्या का। अब क्या था कि यही तारीख पे तारीख चल रहा था इनके साथ, और 10 सालों से ये जेल में बंद थी। अब बात को ये समझना प्यारे बच्चों, मान लो इन्होंने हत्या की भी करी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी अपराध के लिए आजीवन कारावास देंगे। 14 साल से अधिक उसको कितना जेल में रखेंगे हम? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ 14 साल, ठीक है। तो 14 साल के बाद वैसे भी व्यक्ति किसी काम का नहीं रहेगा। तो बात को ये समझना है कि अगर ये निर्दोष साबित हुई, पहले से ही ये 10 साल जेल में रह चुकी हैं, तो हिरासत में किसी को रहना, जीवन के अधिकार का उल्लंघन है कि नहीं? इनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो हो ही रहा है ना। 10 साल तक बेचारी, अब मान लो निर्दोष होंगी तो उनका तो 10 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो 10 साल से ये जेल में सड़ रही हैं, तारीख पे तारीख चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या कि इनके मूल अधिकार का क्या हो रहा था? वहां पे उल्लंघन हो रहा था। और कपिला हिंगोरानी क्या करी, देखी, और पूरे याद रखना, वादी प्रतिवादी प्रक्रिया में क्या था कि वादी ही जाएगा ना उच्चतम न्यायालय, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा था। तो यहाँ पे हिस्ट्री चेंज हो रही थी। ये परंपरागत प्रक्रिया थी वादी प्रतिवादी प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया में फर्स्ट चेंज आ रहा था इतिहास में। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कपिला हिंगोरानी जा रही थी उच्चतम न्यायालय,
फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था, जैसे कि ए है, बी और सी, ये वादी हो गया, ये हो गया प्रतिवादी, और ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो वादी को जाना चाहिए, मतलब कि हुसैन आरा खातून को जाना चाहिए, पर ये नहीं जा रही हैं। इसमें कौन जा रहा है? थर्ड पर्सन कपिला हिंगो रानी जा रही है उच्चतम न्यायालय। और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उच्चतम न्यायालय ने इनको अलाउ भी कर दिया। ये जाकर बोली सर क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना उच्चतम न्यायालय का फर्ज है, लेकिन 10 साल से ये जेल में सड़ रही हैं, तो क्या इनके मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ? तो उच्चतम न्यायालय ने इस बात को माना और हरी झंडी भी दिखाई और ये भी बोला कि मेरा काम, उच्चतम न्यायालय का मेन काम क्या है? फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना। परिणाम को देखना, परिणाम क्या है कि फंडामेंटल राइट्स की रक्षा हो। प्रक्रिया क्यों बनी है? फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए। जब इस प्रक्रिया से फंडामेंटल राइट्स की रक्षा नहीं हो रही तो हम प्रक्रिया को महत्व क्यों दें? हम किसको महत्व देंगे? परिणाम को महत्व देंगे। और उसी दौरान सुनील बत्रा भी थे जेल में, 1979 का तिहाड़ जेल। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अब हुआ क्या कि कपिला हिंगो रानी थर्ड पर्सन पहली बार क्या हुई? इंक्लूड हुई, क्योंकि इससे इनका कोई ताल्लुकात नहीं है, वो जा रही है इनके लिए, ठीक है ना ही ये वादी है ना ही ये प्रतिवादी है। क्लियर? थर्ड पर्सन जा रही है। तो पहले की जो प्रक्रिया थी वादी प्रतिवादी में क्या था कि वादी ही जाएगा, ठीक ना। तो अब ये प्रक्रिया चेंज हो रही थी, मूल अधिकार की रक्षा करना है तो जिसके हनन हुआ है वही जाए। तो इसमें कौन जा रहा था? कपिला हिंगो रानी गई और उच्चतम न्यायालय ने इनको हरी झंडी दिखाई। अब उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? पहली बार प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए 1979 में बोला कि वादी प्रतिवादी जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन कर वंचित वर्गों के मूल अधिकार की रक्षा के लिए थर्ड पर्सन को भी वो क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है कि अब थर्ड पर्सन भी क्या करेगा? वंचित वर्गों के मूल अधिकार की रक्षा के लिए जा सकता है। पर बच्चों याद रखना, वंचित वर्गों का मतलब क्या हुआ? बच्चों, श्रमिक और महिलाओं। थर्ड पर्सन जा सकता है, व्यक्तिगत रूप में नहीं जा सकता। एक सामूहिक सामाजिक कल्याण उसमें होना चाहिए। तो इसको भी अभी बताती हूँ, पहले इसको रिमूव कर लेते। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। जो परिवर्तन लाया गया उस प्रक्रिया का नाम क्या रखा गया, उस प्रक्रिया के अंतर्गत आखिर क्या बातें हैं, अब उसको समझ लेते हैं। नई प्रक्रिया बनाई गई उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उसका नाम दिया गया जनहित याचिका। जनहित याचिका जो था ना बच्चों, वो क्या था? सामाजिक याचिका था, सामाजिक कल्याण के लिए, एक समुदाय के कल्याण के लिए, वंचित वर्गों के कल्याण के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब बात को ये समझना है कि जो इसकी आधार रखी गई वो तो हुसैन आरा वाद में रखी गई 1979 में, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रतिपादन हुआ है वो हुआ है 1982 में, औपचारिक रूप से 1982 में रखा गया, एसपी गुप्ता वाद से किया गया। ठीक है, आधार हुसैन आरा वाद से और प्रतिपादन औपचारिक रूप से 1982 में एसपी गुप्ता वाद से। ठीक है, अब क्या है बच्चों, ध्यान ये देना है कि थर्ड पर्सन को जो अलाउ किया गया है वो थर्ड पर्सन कौन होगा। तो याद रखिए इसमें क्या है ना, इसमें उच्चतम न्यायालय एक स्वतः संज्ञान के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर रही है। स्वतः संज्ञान के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर रही है, मतलब एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मान लो दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक व्यक्ति को किसी ने अच्छे से पीट दिया, ठीक है, तो वो अब पुलिस को पता चलेगा, पुलिस खुद आएगी उसके पास, उसको जाने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय क्या करे, न्यायालय खुद ही पीड़ित व्यक्ति के पास आएगा, न्यायालय खुद पीड़ित व्यक्ति के पास आएगा। ये हो गया स्वतः संज्ञान से कार्य करना। अब ये समझना है कि थर्ड व्यक्ति को न्यायालय ने किससे माना, तो पोस्ट कार्ड को भी मान लिया। ठीक है, पोस्ट कार्ड के द्वारा भी याचिका, समाचार पत्र में भी जो याचिका, उसके द्वारा भी हम याचिका कर सकते हैं, तो समाचार पत्र को भी उसने याचिका मान लिया। ठीक है, पोस्ट कार्ड को भी याचिका मान लिया। अब बताओ कितने कमाल की बात है, समझ रहे हो ना। और इसमें एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी जा सकता है, थर्ड पर्सन कुछ भी हो सकता है, हम अकेले एक व्यक्ति भी हम जा सकते हैं, परंतु शर्त ये है कि मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं होना चाहिए, सामाजिक, मेरे जो जिस चीज के लिए हम जा रहे हैं जनहित याचिका में, उसमें क्या होना चाहिए, तो सामाजिक कल्याण होना चाहिए। ठीक है, हुसैन आरा में क्या हो रहा था कि ऐसे बहुत सारे केस थे तमाम जो सालों से जेल में सड़ रहे थे, तो सिर्फ एक हुसैन आरा आधार बनी, पर न्याय सबको मिला।
ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है कि थर्ड पर्सन में पोस्ट कार्ड को भी याचिका मान लिया जा रहा है, पोस्ट कार्ड को भी, समाचार पत्र को भी याचिका मान ली जा रही है। अब उसमें वो नहीं है झंझट कि दिल्ली जाओ, वकील करो, उसके बाद पैसे दो, इस तरह के झंझट को क्या किया इसमें जनहित याचिका में ये किया। पर शर्त तो यही है कि व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, सामाजिक भलाई इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। वंचित वर्ग समझ जाइए कि महिला, बच्चों और श्रमिक को इसमें इंक्लूड किया गया, ये है वंचित वर्ग। ठीक है, तो अब क्या है कि इसके अंतर्गत क्या क्या होगा, क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा और क्या क्या इसमें इंक्लूड नहीं होगा वो देखेंगे। और फिर जनहित याचिका के द्वारा जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो भी देखेंगे, क्या कि इसमें क्या समस्या, क्योंकि हर चीज में क्या है परिवर्तन होता है। तो देखो, जहां समाधान है साथ में समस्या है, समस्या के साथ समाधान है, ये एक सिक्के के दो पहलू है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा अब उसको देख लेते हैं। जनहित याचिका के अंतर्गत न्यायालय क्या कर रहा है, तो न्यायालय हमें निःशुल्क न्याय दे रहा है। ठीक है, बिना किसी फीस के वो हमें क्या दे रहा है, न्याय दे रहा है। तो न्यायालय क्या कर रहा है, निःशुल्क न्याय दे रहा है। और कई मामलों में तो प्यारे बच्चों क्या करता है, न्यायालय खुद ही जांच करवा देता है। तो बात को ये समझना है कि न्यायालय यहाँ क्या कर रहा है, जनहित याचिका में स्वतः संज्ञान के रूप में कार्य कर रहा है, निःशुल्क में न्याय दे रहा है। तो बात को अब ये समझना, आखिर हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, तो सामाजिक भलाई में इसका प्रयोग होगा। पहले भी बता चुकी हूँ कि समाज की भलाई में किसी समुदाय का भलाई होना चाहिए, ये नहीं कि व्यक्तिगत भलाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सामाजिक भलाई का मामला होगा तो हम क्या करेंगे, जनहित याचिका का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों के अधिकार के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, श्रमिकों के अधिकार के लिए, दंगा पीड़ित व्यक्ति के लिए, कि सामाजिक भलाई का मामला जब आएगा तो उसके अंतर्गत क्या आएगा, बच्चों का अधिकार, महिलाओं का अधिकार, श्रमिकों के अधिकार और मुद्दे, साथ में दंगा पीड़ित व्यक्ति, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ भी हम क्या कर सकते हैं, जनहित याचिका के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, उच्च और उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। तो उच्च और उच्चतम न्यायालय की बात की, जनहित याचिका का हम याचिका लेकर कहाँ जाएंगे, तो उच्च और उच्चतम न्यायालय जाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, जनपद न्यायालय नहीं जा सकते हैं, जनपद न्यायालय में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट का संबंध जो है ना, मूल अधिकारों का जो हमारा संबंध है वो उच्च और उच्चतम न्यायालय से ही दिया गया है। 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय। जनपद न्यायालय का संबंध फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार और संविधान संशोधन से नहीं है। ये सिविल और क्या देखता है, क्रिमिनल जो मामले होते हैं वो जनपद न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए आप। अब प्रयोग कहाँ नहीं होगा, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर झगड़ा कर रहा है तो उसका व्यक्तिगत मामला हो गया। एक पति पत्नी से लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रहा है, तो वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला हो गया। तो ये व्यक्तिगत मामला लेकर हम नहीं जाएंगे, जनहित याचिका के अंतर्गत ये मामले नहीं आएंगे, व्यक्तिगत मामले नहीं आएंगे। विश्वविद्यालय में आपका प्रवेश नहीं हो रहा, ये व्यक्तिगत मामला हो गया। सरकारी कर्मचारी का किसी विवाद सरकार से, उनका व्यक्तिगत मामला हो गया। ठीक है, राजनीतिक मामला, इस टाइप के मामले नहीं जाएंगे, राजनीतिक मामले नहीं जाएंगे। सरकारी कर्मचारी का जो वाद विवाद है सरकार को उससे लेकर, वो भी नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमारा व्यक्तिगत मामला है, जो सिर्फ हमसे रिलेटेड है, वो जनहित याचिका में नहीं जाएगा। जनहित याचिका में कौन सा जाएगा, तो जनहित याचिका में सामाजिक भलाई और सामाजिक कल्याण, समुदाय के भलाई की बात जो होगी, जैसे कि बच्चे, महिला, श्रमिक, इस टाइप के जो मुद्दे होंगे जिससे पूरे समाज की भलाई हो रही है, तो वैसी याचिका हम जनहित याचिका लेकर उच्च और उच्चतम न्यायालय जाएंगे। अब जनहित याचिका का प्रभाव देख लेते हैं। तो देखो, जनहित याचिका का प्रभाव ये पड़ा कि सुने जाने का अधिकार का विस्तार हो गया। ठीक है, जो सुनवाई हो रही थी, जिस प्रक्रिया से सुना जा रहा था, उसका क्या किया गया, विस्तार किया गया। फिर निःशुल्क न्याय मिलने लगा और अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का क्या हुआ, विस्तार हुआ। ठीक है, तो जीवन के अधिकार का विस्तार कैसे हुआ, अनुच्छेद 21 की, इसके अंतर्गत जनहित याचिका का परिणाम ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने स्वास्थ्य, शिक्षा, निजता का अधिकार क्या कर दिया, जीवन के अधिकार में डाल दिया। जीवन के अधिकार का विस्तार करते हुए इसमें स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और निजता का अधिकार भी डाला। किसके अंतर्गत डाला, तो जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप ही क्या हुआ, अनुच्छेद 21 का विस्तार हुआ। अर्थात अनुच्छेद 32 और 21 को आपस में उच्चतम न्यायालय ने क्या करा, जोड़ दिया। साथ ही
1983 में रुदलशाह वाद आया। रुदलशाह केस में अवैध बंदी पर मुआवजा भी डाल दिया कि अगर अवैध बंदी होता है तो क्या करना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनहित याचिका का प्रभाव। अब आगे देखते हैं जनहित याचिका से रिलेटेड मुद्दे कि आखिर समस्या कहाँ पे आ रही है। जनहित याचिका में क्या समस्या आ रही थी, अब उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो, जनहित याचिका में जो समस्या आ रही थी वो ये थी बच्चों कि देखो, जनहित याचिका आई क्यों थी, सामाजिक भलाई और सामाजिक कल्याण के लिए। तो बात को ये समझना है कि पहले जो इसका प्रयोग था वो क्या था, महिलाओं के लिए था, बच्चों के लिए था, श्रमिकों के लिए था, अर्थात ऐसे व्यक्तियों के लिए था जो न्यायालय नहीं जा पा रहे हैं, न्यायालय स्वयं उनके पास आ रही है। ठीक है, अब क्या है कि न्यायालय सामाजिक कल्याण और समाज की भलाई में, अब समाज में पर्यावरण भी है, भ्रष्टाचार भी है, प्रशासन भी है, तो अब क्या करने लगी ना, जनहित याचिका के अंतर्गत न्यायालय अपना दायरा बढ़ाने लगी। ठीक है, अब वो पर्यावरण के मामले में भी घुस रही है, भ्रष्टाचार के में भी मामले में भी हस्तक्षेप कर रही है, प्रशासनिक सुधार के मामले में, चुनाव सुधार के मामले में। कहने का मतलब ये है कि यह कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। समझे, ये कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है, न्यायिक सक्रियता है। यह न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या हो गया कि हम अपने कमरे से दूसरे कमरे में झांक रहे हैं, हम इधर ताक झांक कर रहे हैं। ठीक है, हम दूसरे के काम में क्या कर रहे हैं, हम हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने क्या किया है, कार्य बांट कर गए हैं। संविधान निर्माताओं ने क्या किया, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, ना कि न्यायपालिका और ना ही कार्यपालिका, संविधान सर्वोच्च है। अब ये कौन सी बात हुई कि संविधान ने क्या किया है, जब दोनों के अधिकार क्षेत्र को बांट रखा है तो आप कार्यपालिका के अधिकार में क्यों घुस रहे हैं। ये कौन सी बात हुई कि आप तय करोगे कि प्रशासनिक अधिकारी का अपॉइंटमेंट कैसा होगा, आप ये तय करोगे कि दलिया किसको देना है नहीं देना है, आप तय करोगे कि रेट कितना होना चाहिए। अरे भाई, आपको तो न्यायाधीश को कई बार तो ये भी नहीं पता होता कि सरकार के पास फंड कितना है। ठीक है, तो आप उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। प्रशासनिक कार्य, चुनाव सुधार, भ्रष्टाचार, ये सब सरकार का जो काम है उसको करने दीजिए ना, आप क्यों इसमें हस्तक्षेप कर रहे हो। तो इसमें यही प्रॉब्लम था कि जनहित याचिका में क्या समस्या हो रही थी कि न्यायालय क्या कर रहा था, कार्यपालिका के कार्यों में भी हस्तक्षेप कर रहा था। फेमस मामला था एक लिली थॉमस का, जिसमें नोटा का मामला आया और प्रकाश सिंह वाद भी था। प्रकाश सिंह केस में चुनाव सुधार का मामला आया। न्यायपालिका दोनों मामलों में क्या करने लगी, अपने पैर आगे बढ़ाने लगी। यहाँ तक कि न्यायपालिका ने भी बोल दिया कि सीबीआई क्या करे, तुरंत क्या करे, न्यायालय को रिपोर्ट करेगी। तो अब क्या था, इसमें यही प्रॉब्लम क्या थी कि कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप हो रहा था, जनहित याचिका के दौरान हो रहा है, और यह न्यायिक सक्रियता है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्यपालिका कहना ये है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो काम है, जो हमें संविधान निर्माताओं ने दिया है कि हमारा जो काम है, हमारा जो अधिकार क्षेत्र है, हम अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों इससे कि देखो, निष्कर्ष ये निकलता है कि ना ही कार्यपालिका बड़ी है ना ही न्यायपालिका बड़ी है। बड़ा कौन है? संविधान है। और संविधान क्या चाहता है? सार्वजनिक न्याय, सामाजिक न्याय चाहता है। तो सामाजिक न्याय तभी हो पाएगा जब ये संविधान के दो पहिए, संविधान को समझ लो कि एक साइकिल है और न्यायपालिका, कार्यपालिका क्या है, इसके दो पहिए। अगर दोनों में बैलेंस होगा तभी संविधान क्या होगा, अच्छे, जैसे साइकिल कैसे अच्छे बैलेंस से चलती है, बैलेंस होगा चक्कों में तब तो सामंजस्य बनाना जरूरी है कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम के बीच। तो इन दोनों में आपस में क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या हो सके, सामाजिक न्याय आ सके। तो 32 आर्टिकल पूरा का पूरा मैं यहाँ पे अब समाप्त करती हूँ। जो भी व्यवहारिक जो बातें थी वो मैंने आपको बता दिया, और कल आर्टिकल 33 स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो भी क्लास हो है आपको पसंद आया होगा। डाउट्स जो होंगे वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।